वही हुआ जिसका अंदेशा था, वही हुआ जो ईरान कह रहा था, वही हुआ जो ईरान कहता आया है, और वही हुआ जिसे हमने पहले कह दिया था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको बताते हैं। हमारी रिपोर्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ये होगा कि जैसे ही हम खबर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं भी मिला तो जो भी हम अपने चैनल पर डालेंगे और उसके बाद अगर आप YouTube खोलेंगे तो सबसे पहले आपको हमारा वीडियो नज़र आ जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं कि बाइडन इजराइल पहुंचे और इजराइल पहुंचते ही उनका असली रूप नज़र आ गया। एक बार फिर से ईरान की सारी बातें सच साबित हुई। बाइडन ने काफ़ी सारे बयान दिए, लेकिन एक बयान में सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वाला ईरान नहीं बनने देंगे, क्योंकि ईरान अभी खतरा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन वाला ईरान काफ़ी खतरनाक होगा। इसलिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत, बल, पावर का इस्तेमाल करेगा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन न बना सके। यानी बाइडन ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ हैं। दूसरी तरफ आप ये 3 महीने पहले ही जान चुके हैं कि इजराइल लगातार ईरान पर अटैक, एयर स्ट्राइक करने की ड्रिल लगातार कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसे ही वहां पहुंचे हैं, सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। समझ में आ चुका है कि अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन और सबसे बड़ा खौफ, यानी रूस से भी ज्यादा अगर खौफ किसी देश का है इन दोनों को, तो वो ईरान है। अब रशिया के पास तो खुद है परमाणु बम, लेकिन उससे इतना खौफ नहीं है जितना ईरान से है। बाइडन ने इतना ही नहीं, बाइडन ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए कह दिया है, हम इस रिपोर्ट को ठुकराते हैं जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये भेदभाव करने वाला है। यूएन ने यह कहा था कि भेदभाव करने वाला इजराइल है, लेकिन यूएन की भी बात को ठुकरा दिया, इस रिपोर्ट को भी बाइडन ने ठुकरा दिया। और साथ में आखिर में यह भी कह दिया बाइडन ने, या यूं कहूं हक दिया, हकना नहीं चाहिए था, लेकिन ईरान को यह पहले से पता था। कहा उन्होंने कि हम मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। आखिर में अगर ईरान नहीं मानता है, परमाणु हथियार बनाता है, अपने आप को मजबूत करता है, तो हम आखिर में अपनी मिलिट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ईरान को घेरने की पूरी साजिश, और एक बार फिर से ईरान सही साबित। इसी के साथ आपको बता दूं कि बाइडन ने यह तक कहा है, सवाल होने पर, ईरान की IRGC को वो किसी भी तरह से, चाहे बातचीत फेल हो या पास हो, सक्सेस हो या फेल हो, वो IRGC को टेररिस्ट लिस्ट से नहीं निकालेंगे। देखिए, Are you committed to keep the IRGC on the foreign terrorist organization list, even if that means that kills the deal? Yes. You, in the past, said you'll do anything, and you say it again, that you'll ensure Iran would not acquire nuclear weapons. Does that also mean, sir, that you would use force against Iran? Is that what that means? If needed? That was the last resort, yes. And would you work on Israel with that kind of thing? Have you received any assurances from I'm Israel? not going to speculate on that. But Iran cannot get a nuclear weapon. इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है यह बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इजराइल ने ही बाइडन को राष्ट्रपति बनाया है इसी काम के लिए। अब यह साबित हो रहा है क्योंकि राष्ट्रपति बाइडन ने इजराइल के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट, राजीनामा साइन किया है जिसके अंतर्गत, जिसके मुताबिक ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका अपने हथियार, मिलिट्री पावर, पैसा, हर शस्त्र, हर ताकत का इस्तेमाल करेगा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है और इतिहास की यह सबसे बड़ी खबर जानी जाएगी कि कल के काले दिन में ये बाइडन ने फैसला किया था। इसीलिए ईरान कहता है एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। आपको यह बता दूं कि एक मुद्दे पर बस दोनों में टकराव हुआ है और अलग अलग हैं, वो है फिलिस्तीन का मुद्दा। बाइडन ने फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए यह कहा कि हम फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट पॉलिसी का समर्थन करते हैं।
जो खुद मांग उन्होंने करी है। हमास भी यही मांग करता है, फिलिस्तीन अथॉरिटी भी यही कहती है कि ठीक भाई, टू स्टेट पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, आप एक लाइन खींच लो, वो इलाका आपका, ये इलाका हमारा। यही बात बाइडेन ने सपोर्ट करी, इसी बात को सपोर्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने इस बात को ठुकराया है। तीसरी बात आपको मेन बता दूं, वो बात यह है कि बाइडेन ने कहा है कि हम 4G सर्विस नेटवर्क लेके आएंगे फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन उधर इजराइल इसके खिलाफ है। खैर, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बाइडेन की ईरान को खुली धमकी के बाद ईरान भी शांत नहीं रहा। ईरान ने तुरंत, क्योंकि वो मिट्टी का शेर नहीं है, असल है, सामने से ईरान ने क्लियर जवाब दे दिया है। इब्राहिम रईसी ने कह दिया कि अगर इजराइल, अमेरिका या उनके एलाइज ने, उनके साथियों ने कोई भी गलती करी तो हम तुरंत रेस्पॉन्स करेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि लेबनान में ही अब हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार से टकराव की स्थिति में आ चुके हैं और चैनल और टीवी चैनल के जरिए सीधा धमकी दी है। अब इसमें हसन नसरुल्लाह का भी कोई नेगेटिव रोल नहीं है। वो क्लियर कट सही बात इस प्रकार से कह रहे हैं, उसको आपको समझना होगा। जो लेबनान के एरिया का तेल है उसको इस्तेमाल कर रहा है कब्जा करके इजराइल, लेकिन लेबनान की सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है। तो हसन नसरुल्लाह ने अपने 3 ड्रोन भेज दिए थे, उन ड्रोन को मार गिराया इजराइल ने। इस पर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आप हमारे मुल्क का तेल, गैस किसी और देश को बिना परमिशन के इस्तेमाल करने और लेने दे रहे हो, ये तो सरासर गलत है। अगर आप नहीं इसमें बोल सकते तो आप सक्षम नहीं हैं या आप उनकी तरफ हैं। ये दिखाता है कि आप निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो क्षमता, वो ताकत नहीं है। साथ में हसन नसरुल्लाह ने यह भी कह दिया है कि हम आने वाले समय में उस इलाके में और भी ड्रोन भेज सकते हैं। टकराव की स्थिति बनती जा रही है। वहीं आपको बता दूं, इजराइल की ही एजेंसी और इजराइल के ही न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में इजराइल की मिलिट्री ने 60 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। अब वो 60 में से जो 16 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, सिर्फ 16 की इन्वेस्टिगेशन खुद पुलिस कर रही है। वहां का क्या रिजल्ट आएगा आप जानते हैं। दूसरी तरफ सन 2021 में यानी पिछले साल 70 मारे थे इजरायली आर्मी और पुलिस ने, और 2019 में 20 फिलिस्तीनियों। अब तक ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मौतों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं आपको बता दूं, इजिप्ट और ईरान के डेलीगेशंस ओमान में खामोशी से, चुपके से मिले हैं। बताया जा रहा है कि ईरान भी बहुत कुछ अंदर ही अंदर कर रहा है। सन 2012 में एक अमेरिकी जर्नलिस्ट को सीरिया की सरकार ने 2012 में ही कैद करके अपने यहाँ रख लिया था, जेल में डाल दिया था। अमेरिका लगातार उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक नाकामयाब हुआ है। लेकिन कल जो बाइडेन ने खुद अपने अधिकारियों को और अपनी सरकार को, ऑफिसर्स को ये आदेश दिया है कि अब आप डायरेक्ट सीरिया की सरकार से बात कीजिए और हमारे पत्रकार को वापस अमेरिका लेके आइए। दूसरी तरफ, एक तरफ जहां चीन से टकराव की अमेरिका की स्थिति बनी हुई है और रशिया का भी खौफ तारी हो रहा है अमेरिका पे, तो तुरंत चुपके से एक खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण टेस्ट किया है। जो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण चुपके से किया है। रेंज बताई गई है 6200 किलोमीटर। खतरनाक घातक मिसाइल है और अमेरिका का ये टेस्ट कामयाब हुआ है। चुपके चुपके अमेरिका ने इसी हफ्ते 2 मिसाइल टेस्ट कर ली हैं, दोनों हाइपरसोनिक। दूसरी तरफ चाइना भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। H-20 नाम का खतरनाक बॉम्बर पूरी तरह से तैयार है और इसी हफ्ते चाइना इसका टेस्ट कर सकता है। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ हमारे ऊपर भारत के दोनों तरफ चीन, पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए, भारत की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं। लगातार समुद्र में ड्रिल जारी है, तस्वीरें देख लीजिए। आपको बताऊं कि चीन, पाकिस्तान ने शंघाई के पास शुरू कर दिया है नौसेना अभ्यास। निशाने पर भारतीय पनडुब्बियां हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि इस दौरान दुश्मन की पनडुब्बियों को भी तबाह करने का अभ्यास किया जाएगा।
4 दिनों तक ये इनका पूरा अभ्यास चलेगा। चीन और पाकिस्तान के नौसेना ने अभ्यास गार्डन 2 नाम का ये जो है युद्धाभ्यास शुरू किया हुआ है। आपको बता दूं कि चीन और पाकिस्तान इस वक्त दोनों हाथ से हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को अगर देखा जाए तो भारत के संघी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत के अंदर ही अंदर सिर्फ मुसलमानों को काटने, पीटने और मारने और दबाने और उन पर जुल्म करने का काम कर रही है। जहां पर इन दोनों को सबक सिखाना चाहिए, बीजेपी सरकार मुसलमानों को ही दबाने में लगी हुई है। भारतीय पत्रकारों समेत भारतीय मुसलमानों का हाल आप देख रहे हैं। वहीं सोलोमन आइलैंड के लिए कहा जा रहा था कि वहां पर चीन मिलिट्री बेस बनाएगा, बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन वहीं सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने आज क्लियर कट कह दिया है कि हमारे देश में जमीन पर चीन का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे ही नागरिक उनके निशाने पर होंगे। वहीं पर तालिबान के लिए खुशी की खबर यह है कि तालिबान सरकार में अब टूरिज्म लौट रहा है, विदेशी नागरिक वहां आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें कुछ आपके सामने रख रहा हूं। बता दूं आपको कि बामियान में जो पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। बामियान में टूरिज्म सेंटर के मुखिया जुमा खान ने बताया कि देश में पर्यटन को लेकर कोई समस्या नहीं है, सभी इलाकों और ऐतिहासिक जगहों पर पर्यटक की संख्या आसानी से देखी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बामियान ने सेंट्रल प्रांत में लगातार पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी खबर है। टूरिस्ट भी यहां आकर खुश हैं। बताया गया आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बामियान में पिछले कुछ हफ्तों में 30,000 से ज्यादा पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें अफगानिस्तान के अलावा दूसरे देशों के पर्यटक भी शामिल हैं। खैर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर स्पेशल ड्रिल शुरू कर दिया है। फाइटर जेट दोनों ने मिलकर आसमान में उड़ाए हैं। और आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि एक साथ कई जगह पर उंगलियां अमेरिका ने फंसाई हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का काल जल रहेगा। दोस्तों, एक मीटिंग हुई है भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच में। इन चारों की मीटिंग में दोनों हाथ में लड्डू भारत के हैं। कैसे, मैं बताता हूं। भारत में अमेरिका और इजराइल की प्राइवेट कंपनियां होंगी जो यहां पर कई सारे प्रोडक्ट्स में और कई सारे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगी। अब ये दोनों कंपनियां यूएई से पैसा लेंगी और वो भारत में इन्वेस्ट करेंगी, अपना पैसा भी और यूएई का भी पैसा। तो यूएई पैसा देगा भारत को, भारत वो पैसा दोनों कंपनियों को सौंपेगा। इन पूरे प्रक्रिया में भारत का यह फायदा है कि एक तो पैसा उसके मतलब विदेशी जमा पूंजी उसके देश के खजाने में आएगी, दूसरा फायदा यह होगा कि भारत में ही दो बड़े देशों की कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करना शुरू करेंगी। अब आपको बता दूं, वो आग जो जंगल की भड़की है वो ग्रीस पहुंच चुकी है। जी हां, तस्वीर में देखिए, ग्रीस का हाल ज्यादा खतरनाक है। 4 ग्रीक फाइटर के बारे में जानकारी यह है कि 2 उनमें से मारे गए हैं, 2 बच गए हैं। बताया यह गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें 2 मारे गए हैं, 2 बच गए हैं। ये तस्वीर आप खुद देख लीजिए। और ये आग बड़ी बुरी तरह से भड़की हुई है और ग्रीक में इस वक्त तबाही मचा रही है। उतना ही नहीं, ये तुर्की के किनारे से आग लगी और तुर्की को जलाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते ग्रीक तक पहुंची। अब ग्रीक से आगे ये फ्रांस पहुंची और इस आग ने फ्रांस के 4000 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया है, जंगलों को खाक कर दिया है। और ये आग आगे बढ़ते हुए पुर्तगाल तक पहुंच चुकी है। फ्रांस और पुर्तगाल का हाल उस आग ने क्या किया है देख लीजिए। Où est-ce que tu me suis? Où est-ce? Oh, il est derrière, il est derrière. Ok, je le vois. Allez, super. Mets-les, voilà.
estou a 2 km, precisamente a 2 km da saída, ouve-se o fogo a crepitar, está muito calor, não é deste lado que está o fogo. Estou a apontar para o lado, mas olhar para a frente não se vê nada, acabou de passar-me um carro, não sei, a 120, 100 e muito, ele também está a acelerar porque isto está perigoso. Eu neste momento não estou a ver nada. O fogo é que ilumina alguma coisa. Estou a cerca de 2 km. A 1 km. A 1 km sai à direita para acesso 16 em direção à 25 Aveiro. वहीं पर झोला उठाकर भागने वाला जिसे आखिर में मुस्लिम कंट्री ने दिया था सहारा की आओ रह लो राजपक्षे श्रीलंका का राष्ट्रपति, वहां के लोगों ने, मालदीव के लोगों ने विरोध किया तो वो वहां से फरार हुआ। उसके बाद वो भागा कहां पर? सिंगापुर। अब खबर ये आ रही है कि वहां भी विरोध हो रहा है। तो अब खबर ये है कि सऊदी अरब का जहाज उनको लेने के लिए वहां पहुंचा है, यानी आखिर में घूम फिर के फिर अरब, एक मुस्लिम देश उसको सहारा देगा। खबर यह भी आई, कंफर्म हो गई कि उन्होंने ईमेल के जरिए रिजाइन भी दे दिया और झोला उठाकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। समझ रहे हो, हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है हमको, अब समझदार हो गए हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं आप समझ गए हैं भाइयों बहनों। हालात ऐसे हैं, राजपक्षे के रिजाइन के बाद श्रीलंका में खुशी की लहर, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देखिए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, दुनिया भर में इसकी मान्यता है। यह रिपोर्ट जारी हुई है वर्ल्ड जेंडर इकोनॉमिक रिपोर्ट। 146 देशों की यह लिस्ट होती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच में भेदभाव ज्यादा किया जाता है, महिलाओं को कमतर समझा जाता है या कुछ नहीं समझा जाता है। 146 देशों की लिस्ट में सबसे बुरे, सबसे नीचे घटिया पायदान पर अफगानिस्तान है। उसके ऊपर जरा आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान है। अब जिन जिन देशों से हमारा मतलब है भाई, हम वो आपको दिखा रहे हैं, वही बता रहे हैं, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अपने मुल्क की बात करें तो अपना भारत कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है, 135वें नंबर पर है और हमसे ज्यादा ऊपर तो इजिप्ट और सऊदी अरब की महिलाएं हैं भाई। तुर्की की महिलाएं हमारे देश से ज़्यादा अच्छे लेवल पर हैं और चाइना की तो बात ही क्या करें। इतना ही नहीं, बांग्लादेश भारत से भी ऊपर है। बांग्लादेश की महिलाएं भारत से ज़्यादा सही हैं, भारत में ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, बांग्लादेश में नहीं। खैर दोस्तों, ये तो मोदी जी का विकास है, अभी देखिए क्या क्या होता है। दोस्तों इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में हमको याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।